नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे पीछे हमारे लगा है एनसीईआरटी। कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, चैप्टर 6 है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। आइए इसको हम समझते हैं कि क्या कहता है एनसीईआरटी। एक एक लाइन हम पढ़ते हुए चलते हैं ताकि बेसिक जो जानकारी इसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी क्यों ऐसा लिखा हुआ है, उसको हम समझते हैं। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं, क्या करते हुए, क्राइम करते हुए देखते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी को क्राइम करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुलिस को खबर करते हैं, 100 डायल करते हैं, ठीक है। वास्तविक जीवन या फिल्मों में, जैसे हमारे वास्तविक जीवन में या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर क्या करते हैं, रिपोर्ट दर्ज करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, एफआईआर बोलते हैं, और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। और यहां पे ध्यान रखिए, अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि मानो पुलिस ही यह तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पुलिस तय नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अभी एनसीईआरटी की बात कर रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसको बोलते हैं प्रवर्तन एजेंसियां, प्रवर्तन एजेंसियां बोलते हैं। ये प्रवर्तन एजेंसी है पुलिस एक तरह से, है ना, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून है, उस कानून को लागू कराती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई में दोषी है या नहीं है। इसीलिए आप देखे होंगे कई बार अदालत कई लोगों को जब निर्दोष पाती है तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। आ रही बात समझ में, क्या कर दिया जाता है, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। आ रही बात है समझ में। तो यहां पे भी यही होता है कि जब अदालत किसी भी अपराधी को, क्या अपराधी नहीं बोलेंगे, किसी भी व्यक्ति को जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है, पता लगता है, पक्ष विपक्ष पे चर्चा किया जाता है, दोष सिद्धि की बात की जाती है, तो ये पाया जाता है कि वास्तव में यदि कोई दोषी है तो अदालत उसको दोषी ठहराती है, यदि कोई दोषी नहीं है तो अदालत उसको निर्दोष सिद्ध कर देती है और उसे बाइज्जत बरी कर देती है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि अदालत ही यह तय करती है कि वाकई में दोषी कौन है, पुलिस नहीं तय करती है। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पे, क्या लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ लिखा हुआ है संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। ये देखिए क्या बात कहा जा रहा है, ये क्या कह रहा है, पहले समझिए कि संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का क्या होता है, अधिकार होता है। इसीलिए देखते होंगे कि कभी काल आम जन कैसा व्यवहार करते हैं कि कोई आपके बारे में आके उल्टा सीधा बोल दिया, आरोप लगा दिया कि फला व्यक्ति ये काम किया है, अब आप उसको मान लेते हो, जबकि आपको क्या करना चाहिए, निष्पक्ष सुनना चाहिए, यानी उसके पक्ष को भी सुनना चाहिए, उससे भी ये देखना चाहिए, उससे बात करना चाहिए, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, तो बताएगा ना कि मैंने नहीं किया। अब दूसरे पक्ष को बिना जाने, जिसपे आरोप लगा, उससे बिना वार्तालाप किए आप उसके बारे में निर्णय ले लेते हैं। यही आपके संवैधानिक फॉल्ट आपसे हो जाता है। इसका मतलब आपको संविधान का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का क्या होता है, अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार कैसा अधिकार हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार हो जाएगा संविधान के द्वारा। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है, हमको मौका कैसे मिलेगा? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है, या क्या आप जानते हैं सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए
यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। जैसे यहां दिखाया गया है, फिगर बना करके दिखाया गया, थोड़ा देखिए। ये जज साहब हैं और यहाँ कटघरे में मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो, ये वकील हैं। देखिए, मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही हैं। पिछले 1 घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही हैं। अब इधर मुझे पक्का पता है कि यही रखा था, कहाँ गया, हार ढूंढ रही हैं। शांति हेमब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। शांति हेमब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। शांति, क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशी लूंगी। हमने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुमने हाथ लिया है तो अभी लौटा दो, ठीक है। अब ये कामकाज करने वाली महिला है, नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की है। मिस्टर शिंदे थाने में पहुंच जाते हैं। मिस्टर शिंदे थाने में पहुंच जाते हैं। अब थाने में आए, जी कहिए, मैं एफआईआर लिखवाने आया हूं, मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। शिंदे पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस में ये ऐसी बात करते हैं। अब देखिए शिंदे, यहां पे सुनिए, अब ये क्या कह रहे हैं कि जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही शादी समारोह में जाने के लिए। यानी इसके बाद ये घटना था, तो मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है कि शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए ज्यादा ही समय लगाती है। शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपए मिलते हैं। वह शांति पे चिल्लाने लगते हैं कि उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया है और यह उसी का पैसा है। अब ये क्या, शिंदे ये जो काम करने वाली महिला है क्या कह रही है, साहब मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसे जमा कर रहे हैं, हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं मैडम, मैं बेगुनाह हूं। शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव क्या कर लेते हैं, एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। अब देखिए ये एफआईआर दर्ज हो गया। अब देखिए इसकी प्रक्रिया, शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं, ठीक है। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पे अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं, ये राव, इंस्पेक्टर राव कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बात लिखा हुआ कि मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए। कौन कह रहा है, ये नौकरानी कर रही है जो काम करती है। मैंने हार नहीं चुराया, यह मेरी मेहनत की कमाई है जो 10,000 रुपया आप सील कर रहे हैं। यहाँ देखिए शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे, यही उसका भाई है और ये इंस्पेक्टर है। अब इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ तभी हम छोड़ेंगे, लेकिन मैं वकील की फीस कहां से लाऊंगा सर, और उसके लिए कौन जमानती बनेगा। आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है। अब देखिए सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है, इसके भाई को 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं, वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्जाम कबूल कर ले। कितना बड़ा जुर्म हो रहा है। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों से गहने चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थी। जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे क्या कर देती है, छोड़ देती है। 2 दिन तक लेकिन रखी रहती है। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की, ध्यान रखिएगा, अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी क्या कर लिया, मंजूर तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपए के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था।
नतीजतन जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालत में है, वह डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। वो बहुत पढ़ी लिखी तो है नहीं, वो ये लॉ एंड एक कानून विधि जमानत FIR इस सब चीज से कोई लेना देना नहीं है। मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई। ध्यान रखिएगा, शक की वजह से। कोई ये नहीं जान रहा है कि ये काम की है या नहीं है, चोरी की है कि नहीं की है, लेकिन शक के आधार पर ये सब हो रहा है। शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूं और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था, क्या वह कभी हमें वापस मिल पाएगा? जो गांव में बैल खरीदने के लिए लोग दोनों, अब देखिए पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र यानी चार्जशीट जिसको बोलते हैं, चार्जशीट दायर कर दिया है। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है, यानी कि एक ये आपके ऊपर आरोप लगा है और ये बयान है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। आप जानते हैं पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आर्टिकल 39A निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। ये कई दफा एग्जाम में पूछा जाता है, IAS की परीक्षा में भी पूछा गया है, PCS की परीक्षा में भी पूछा गया है, RO ARO में भी पूछा गया, हर जगह लगभग पूछा जाता है। शांति अदालत क्या बता रही है कि चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है और मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। ध्यान सुनिए, मजिस्ट्रेट महोदय शांति की जब दलील सुनते हैं तो अधिवक्ता कमला राय को, देखिए कमला राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार, ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। अपराध में दोष सिद्धि के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 22 कहता है। और संविधान के अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी रेखा से, जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते हैं, जो गरीबी या किसी और वजह से, ध्यान रखिएगा, यहां कारण क्या बताया कि वकील शांति वकील क्यों नहीं रख पाती है, उसके पीछे कारण गरीबी भी हो सकता है या किसी और वजह से। ये ध्यान रखने वाली बात है। एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन देगा केवल गरीबी की वजह से या किसी और वजह से, तो ध्यान रखिएगा किसी और वजह से भी वकील नहीं रख सकते हैं। तो भी अनुच्छेद 39A के तहत ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसको दिया गया है? राज्य को दिया गया, स्टेट को दिया गया है। अब देखिए अधिवक्ता कमला राय, अब देखिए अधिवक्ता कमला राय, देख लेडीज है, ये लेडीज, मैटर किसका है? महिला का है। मजिस्ट्रेट ने महिला वकील को नियुक्त कर दिया ताकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना होने पाए। अधिवक्ता कमला राय शांति से अदालत में मिलती है। शांति कह रही है कि मैडम, ये मेरे मुकदमे के कागजात हैं, मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपए मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है और मेहनत से हम लोगों ने इसको कमाया है। और हमारा मकसद ये था कि बचा करके जब पैसा रखेंगे, गांव में जाएंगे, वहां पे हमको बैल 2 जोड़ी, 1 जोड़ी बैल खरीदना है कृषि संबंधी कार्यों को करने के लिए। अदालत शांति पर आरोप लगाती है। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है। देखिए अदालत क्या कर रही है, मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जा रहा है। अदालत क्या कर रही है, शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर
शांति को जो 10,000 रुपए मिले हैं वे उसके पास पाए गए। अब अदालत के पास इसका क्या प्रूफ है कि ये सोने का हार ही बेच करके 10,000 रुपए कमाई है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो। मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती एवं श्री शिंदे का मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। अब देखिए, तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? देख लीजिए। इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती शिंदे से जिरह करती हैं। तो आप यह कह रहे हैं, आप देखिए ये कमला राय हैं और ये श्रीमती शिंदे, इनसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहां पे तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? यहाँ पे श्रीमती शिंदे क्या कह रही हैं? मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहां लिफाफे में 10,000 रुपए देखकर हम तो भी अचंभे में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर है। अब देखिए, तो आप यह कह रही हैं, वकील कह रही हैं, अधिवक्ता कमला राय, तो आप यह कह रहे हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा। चोरी करते हुए तो नहीं देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चोरी करते हुए आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, नहीं आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपए पगार भी देती रही हैं। ध्यान रखिए। अब यहां पे क्या हो रहा है? मैंने सोने, अब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती हैं। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री राय यह साबित कर देती हैं कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपए सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। आई बात समझ में? जब मुकदमा खत्म होने के नजदीक पहुंच जाता है, तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता राय को बताता है। जब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती हैं, तो इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है? जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया है। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्जाम कबूल भी कर लिया है, यह हार उन्होंने ही चुराया था। अब ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय, कमला राय, न्यायाधीश के सामने दलील देती हैं कि अब शांति निर्दोष तो साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। शांति, आपको चोरी के इल्जाम से बरी किया जाता है। ये कौन कह रहा है? न्यायाधीश मजिस्ट्रेट कह रहे हैं। पुलिस ने जो 10,000 रुपए आपके पास से बरामद किए थे, उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। अब देखिए, इस घटना के आधार पर अब आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट
समझ विकसित करने के लिए, परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा लेकिन समझ विकसित करने के लिए, व्यवहारिक समझ। ये 4 अधिकारी कौन कौन, ध्यान समझिएगा। एक पुलिस, दूसरा सरकारी वकील, और दूसरा बचाव पक्ष, तीसरा बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। कौन कौन, फिर से समझिए। एक पुलिस, सरकारी वकील और बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया है। आइए अब इनकी भूमिकाओं को और भी व्यापक स्तर पे हम देखें। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। देखिए, किसी भी अपराध को जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका। चार्जशीट कौन तैयार करता है, पुलिस ही तैयार करती है चार्जशीट। बयान यही लेती है जाकर के, तो उसी हिसाब से चार्जशीट तैयार होता है, वही कोर्ट में पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष। इसीलिए पुलिस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए लोग पुलिस से क्या करते हैं, डरते हैं। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका, पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी भी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना, और जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी क्या करती है, राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है, तो पुलिस अदालत में क्या करती है, आरोप पत्र या चार्जशीट जिसे आप बोलते हैं दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है, यह न्यायाधीश को तय करना होता है, ये जज का काम होता है। ध्यान रखिएगा। तो अभी आपने देखा आपराधिक न्याय व्यवस्था में 4 लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, 4 अधिकारी। एक होता है पुलिस, दूसरा न्यायाधीश, तीसरा सरकारी वकील और चौथा बचाव पक्ष का वकील। तो 4 वकील होते हैं, 4 लोग होते हैं जो आपराधिक न्याय व्यवस्था में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। अब आइए हम देखते हैं, अब इसके बाद दिखाया गया यहाँ पे दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। इसका सीधा मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है ना? और सभी के लिए कानून समान है। पुलिस भी इसी कानून के तहत ही आती है। जो पुलिस है वो पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। ध्यान समझिएगा, हम कानून के शासन में रहते हैं, हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। लिहाजा पुलिस को इसी कानून के तहत, चूंकि पुलिस भी आती है, इसीलिए कानून के मुताबिक और हमेशा कानून की पुलिस को क्या करना चाहिए, हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए क्या करना चाहिए, जांच करना चाहिए। जो पुलिस इस तरह से मारती है वो मानवाधिकार के उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान रखिएगा, गिरफ्तारी, किसी को गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में, कस्टडी में लिया जाता है, और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ गाइडलाइन तय किए हुए हैं। अब देखिए इन दिशा निर्देशों में क्या है, इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। ध्यान रखिएगा, किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में, कितना बढ़िया है अपना संविधान,
संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में देखिए, संविधान के अनुच्छेद 22 में और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। और यदि पुलिस इस मौलिक अधिकार का हनन कर रही है तो निश्चित रूप से हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ध्यान समझिएगा, पहला उसको मौलिक अधिकार क्या मिला हुआ है? गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से किया जा रहा है, यानी कि गिरफ्तारी का कारण है ना। उसके बाद गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, ठीक है। तीसरा क्या है? गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के, देखिए, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। अब देखिए, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को, ध्यान समझिए, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को, एक तरफा बयान जिसको बोलते हैं, बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को, ध्यान समझिएगा, 15 साल से कम उम्र के बालक, यदि कोई बालक 15 साल से कम उम्र का है और किसी भी महिला को, ध्यान समझिए, किसी भी महिला, उम्र की बात नहीं है, किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता, ये फंडामेंटल राइट है। कितना अच्छा इसमें एनसीईआरटी में लिखा गया है। यदि यूपीएससी का तैयारी करने वाला विद्यार्थी इसको पढ़ता है, कितना सुकून उसको मिलेगा, नॉलेज रिसीव करके। यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में, किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की, है ना, गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हुई हैं। इन नियमों को डीके बसु दिशा निर्देश कहा जाता है, डीके बसु दिशा निर्देश कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की गई है। इन नियमों को डीके बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। तो ध्यान समझिएगा, डीके बसु दिशा निर्देश किसके लिए है? पुलिस के लिए एवं अन्य संस्थाओं के लिए है जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं। दिशा निर्देश इस प्रकार है। क्या दिशा निर्देश है? गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम, पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। देखिए, गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम, पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया गया है। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए या हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे किसी व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। गिरफ्तार किए गए या हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 10 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में
जानकारी भेज दी जानी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। ये सब कितने अच्छे अबोध जनता को जानती नहीं है और इसी का फायदा उठाते हैं कौन? पुलिस, और वहीं पे पैसा कमाते हैं पुलिस वाले। आइए साथियों, अब हम देखते हैं। आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं। चलिए, शांति की कहानी को वास्तव में लौटा जाए, वास्तव में वापस लौटा जाए। शांति के साथ ठीक नहीं हुआ। आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। पहला, जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया, उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राम ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी, गलत थी? क्या इससे डीके बसु दिशा निर्देश का उल्लंघन हुआ है? बिल्कुल उल्लंघन हुआ है। क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकट्ठा किए थे? नहीं किया था। पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? सबूत इकट्ठा करना चाहिए और इस तरह के धंधे में जो लोग लिप्त हैं उन गिरोहों से पूछताछ भी करना चाहिए था। और इस केवल शांति के बक्से में 10,000 रुपए मिलना इस बात को प्रमाणित नहीं करता है कि गहना चोरी कर ली है। ये इसका पर्याप्त सबूत नहीं था। आइए अब कह रहा है, आइए अब थोड़ी अलग स्थिति में मामले को देखते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने जाकर यह शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपए चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फौरन उनकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? कतई नहीं करेगा। ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में एफआईआर लिखने या न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ एफआईआर लिखा गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसको प्राथमिकी बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। ये ध्यान रखिएगा, जब एफआईआर दर्ज होता है पुलिस क्या करती है? एफआईआर दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की क्या करती है? पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। क्या कह रहा है? कानून में कहा गया है किसी संज्ञेय अपराध, ऐसे अपराध जिसकी जानकारी हो, संज्ञेय जिसको संज्ञान में लिया गया अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। पुलिस को सूचना मौखिक भी मिल सकती है, लिखित भी मिल सकती है, किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। किसका किसका? तारीख, वारदात किस डेट को हुआ, किस समय हुआ और किस स्थान पर हुआ, इसका उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज करने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है, इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल मुफ्त में, ध्यान समझिएगा, एक कॉपी मतलब मुफ्त में पाने का कानूनी अधिकार होता है। आगे बात समझ में, कानूनी अधिकार होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि सरकारी वकील की क्या भूमिका। अभी तो हमने पुलिस की भूमिका देखा, अब कह रहा है सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। आइए देखते हैं। कह रहा है किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, आपराधिक उल्लंघन, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। ध्यान समझिएगा,
आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है? आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। इसीलिए इस मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती सिंधी बनाम शांति हेम्ब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से जाना जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। किसका? स्टेट का पक्ष आपराधिक न्याय में, क्योंकि आपराधिक न्याय को क्या माना जाता है? राज्य के विरुद्ध माना जाता है। किसी आपराधिक उल्लंघन को समाज के विरुद्ध माना जाता है। अदालत में सरकारी वकील क्या करता है? राज्य का पक्ष सुनता है। अदालत में जो सरकारी वकील होता है वो क्या करता है? राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती। देखिए, सरकारी वकील की इस जांच में, इन्वेस्टिगेशन में केवल पुलिस की भूमिका होती है, गवाह की भूमिका होती है, कोई भूमिका नहीं होती है सरकारी वकील की। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है, इसीलिए अभियोजन अधिकारी बोला जाता है, इनको एपीओ। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है, वो न्यायालय का क्या है? पदाधिकारी है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। अब इसमें देखते हैं हम न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखिए, क्या देखिए कैसे न्यायाधीश कर रहे हैं। तो बताइए, श्रीमती सिंधे आपका हार किस तरह गायब हुआ? मैंने सोने का हार दराज में रखा था, श्रीमती सिंधे कह रही शांति ने उसे चुराया है, शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। और मिस्टर सिंधे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी, वहां लिफाफे में 10,000 रुपए देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर है। अब यहां देखते हैं न्यायाधीश की भूमिका। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? आइए, न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, थोड़ा ध्यान रखिए। न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। क्या बात है? वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष, दो वकील होते हैं। सरकारी वकील को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष जो दूसरा वकील होता है, दूसरे पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की क्या करते हैं? सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों एवं सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। आरोपी और दोषी में अलग फर्क होता है। आरोप लगाया जाता है, सिद्ध नहीं हुआ है। आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश क्या करता है? उसे कानून के हिसाब से सजा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, या एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं और जुर्माना भी लगा सकते हैं। यह न्यायाधीश आपराधिक मामले में न्यायाधीश की है भूमिका। अब देखिए, कह रहा सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांति के मुकदमे में क्या कहा? शांति के मुकदमे में यही कहा कि शांति क्या है? निर्दोष है और इसे बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और यहां तक कि बाकायदे अपने आदेश में, डिसीजन में न्यायाधीश ने भी लिखा है कि शांति के मामले में पुलिस अधिकारी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किए हैं, इन्वेस्टिगेशन बहुत खराब था। इन्वेस्टिगेशन सही करने की चेतावनी भी पुलिस अधिकारी को इसमें दिया गया। निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल क्या होता है, ये ध्यान से समझिए। आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर
अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती, अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता? अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते, जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते, तो क्या होता? अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता तो पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है, तो क्या होता? अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता है। शांति के निर्दोष इसलिए सिद्ध हुआ क्योंकि इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई हुई। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। ध्यान से समझिए, निष्पक्ष सुनवाई के लिए इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। ठीक है, इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया, प्राण स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है, जैसे इमरजेंसी के समय में होता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाए। इसका मतलब निष्पक्ष सुनवाई का डायरेक्ट संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 से है। आइए अब चित्र कथापट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटे और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। देखिए, पहली बात यहाँ पे क्या है? पहली बात, शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी, इसका मतलब ये हुआ कि वकील ने, सरकारी वकील ने उसके खिलाफ अदालत में क्या पेश किया था, वो एक नमूना उसके पास था। शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था जो कानूनन एक अपराध है। कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाइयों में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया और अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। इसलिए साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं न्यायालय के लिए। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। इसकी वजह जैसे पुलिस ने तय कर लिया था और एफआईआर दर्ज किया था। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे, यानी कि न्यायाधीश ने क्या किया? निष्पक्ष निर्णय लिया ना। यही पढ़े लिखे, अत्यधिक पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे में, कांस्टेबल वगैरह में, पुलिस अधिकारियों में यही तो फर्क होता है। इथिकल वैल्यू नहीं होता है पुलिस वालों के पास, बेवकूफ होते हैं। इसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा। इसीलिए इंडियन जुडिशरी को क्या बनाया गया है? इंडिपेंडेंट बनाया गया, ताकि वो 100% निष्पक्षता से काम कर सके। और चूंकि साक्ष्यों से सिद्ध हो गया कि शांति के बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आजाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। अब यहां ध्यान रखिए,
तो आप यह कह रहे हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, नहीं आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही है तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुई है, यानी कि ऐतिहासिक साक्ष्य भी नहीं है आपके पास, इस तरह की घटना भी नहीं हुई है कि शांति चोर है। उसके पीछे की हरकतों से यह भी नहीं सिद्ध हो पाता है। और आपके घर से चोरी नहीं हुई और आप हर महीने उसे 1000 रुपये पगार भी देती रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कैसे अधिवक्ता राय उनसे पूछ रहे हैं। इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, विभिन्न जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं का हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। क्या देना चाहिए उसे? निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। क्या कहता है? कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा, यानी कि कानून के शासन का। पृष्ठ 72 पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रियाएं लिखी गई हैं वे सभी निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत जरूरी है। शांति के मुकदमे के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं। पहला है खुली अदालत, दूसरा है सबूतों के आधार पर, तीसरा है अभियोजन पक्षी गवाहों से जिरह। अपनी कक्षा में चर्चा करें कि अगर शांति के मुकदमे में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन न किया जाता तो क्या हो सकता था। अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील न मिलता, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते मुकदमा चलाती, तो निश्चित तौर पर कानून के शासन में इस शांति को विश्वास नहीं होता। इस कानूनी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था में इसका विश्वास नहीं बन पाता। अब आइए देखिए, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिया गया है। लिख रहा है यहाँ पे कि पीसलैंड नामक शहर में फिएस्ता फुटबॉल टीम के समर्थकों को पता चलता है कि पास के एक शहर में जो वहां से लगभग 40 किलोमीटर है, जूली फुटबॉल टीम के समर्थकों ने खेल के मैदान को खोद दिया है। वहीं अगले दिन दोनों टीमों के बीच अंतिम मुकाबला होने वाला है। फिएस्ता के समर्थकों का एक झुंड घातक हथियारों से लैस होकर अपने शहर के जूली समर्थकों पर धावा बोल देता है। इस हमले में 10 लोग मारे जाते हैं, 5 औरतें बुरी तरह जख्मी होती हैं, बहुत सारे घर नष्ट हो जाते हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप और आपके सहपाठी आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं। अब अपनी कक्षा को इन 4 समूहों में बांट दीजिए। पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष वकील और न्यायाधीश। यही आपराधिक न्याय व्यवस्था के 4 प्रमुख अंग हैं। और यहाँ क्या दिया गया है? पुलिस, नीचे दिए गए तालिका के दाएं कॉलम में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन जिम्मेदारियों को बाईं ओर से दिए गए अधिकारियों की भूमिका के साथ मिलाएं और प्रत्येक टोली को अपने लिए उन कामों का चुनाव करने दीजिए जो फिएस्ता समर्थकों की हिंसा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है। ये काम किस क्रम में किए जाएंगे, तो यहाँ ध्यान रखिए। पुलिस क्या करेगा? सबूत इकट्ठा करेगा, पहले सबूत इकट्ठा करेगा, जले हुए घरों की तस्वीर लेगा। सरकारी वकील क्या करेगा? गवाहों के बयान बहस करेगा, गवाहों से बहस करेगा। बचाव पक्ष का वकील, फिर न्यायाधीश क्या करेगा? लास्ट में डिसीजन देता है। आरी बात समझ में? फैसला सुनाना न्यायाधीश का काम है, सबको मैच करना है यहाँ पे। अब देखिए, अब यही स्थिति लें और किसी ऐसे विद्यार्थी को उपरोक्त सारे काम करने के लिए कहें जो फिएस्ता क्लब का समर्थक है। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कामों को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो क्या आपको लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? क्यों नहीं? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग अलग भूमिका निभानी चाहिए? 2 कारण बताइए। जैसे कि अभी, लेकिन इतना होना चाहिए कि आपराधिक न्याय व्यवस्था के जो 4 प्रमुख अंग हैं, चारों में बेहतर तालमेल होना चाहिए और कनेक्शन होना चाहिए। यदि पुलिस इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करती है, गलत इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसा कि शांति के मामले में लापरवाही इन्वेस्टिगेशन में किया गया था,
तो न्यायालय को दोषी भी ठहराना चाहिए ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को। खामखा उसका भाई पीटा गया, उस पर आरोप लगा चोरी का। अब ध्यान रखिएगा, कुछ शब्द संकलनों के बारे में चर्चा यहाँ पे किया गया, उसके बारे में थोड़ा एक नजर डाल देते हैं। पर लिखा गया आरोपी, इस अध्याय के संदर्भ में ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है। अब किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है उसे हम आरोपी कहते हैं। संज्ञेय क्या होता है? इस अध्याय में उन अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा गया है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। ध्यान समझिएगा, उन अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा गया है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि गिरफ्तार करने के लिए अदालत की जरूरत नहीं लिया जाता है। संज्ञेय अपराधों में किसी की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस को अदालत की अनुमति लेनी नहीं पड़ती है। जिरह क्या होता है? जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है जिससे उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके, इसे जिरह कहते हैं। हिरासत, डिटेंशन जिसको बोलते हैं, पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना। हिरासत गैर कानूनी ढंग से, जैसा कि उसके भाई को, सुशील को रखा गया था हिरासत में। निष्पक्ष, इसका मतलब है स्पष्ट या न्याय संगत व्यवहार करना और किसी एक पक्ष का समर्थन न करना। किसी अपराध का आरोप लगाना, किसी अपराध का आरोप लगाना जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा तो इसे अपराध का आरोप लगाना कहा जाता है। गवाह, जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, सुना या जाना है, तो उसे क्या कहा जाता है? गवाह कहा जाता है। ये था साथियों आज का हमारा एनसीईआरटी लेक्चर जिसको आप देखें। इसमें हमने यही देखा कि हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था कैसे है। इसमें हमने क्या देखा कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली कैसे है। इसके बाद साथियों हम चैप्टर 7 देखेंगे। आइए देखते हैं चैप्टर 7 क्या है। चैप्टर 7 है, इस शिक्षकों के लिए दिया गया है, हाशियाकरण की समझ। आदिवासी और हाशियाकरण, ये तो मुझे लगता है ये है आदिवासी और हाशियाकरण। इसी को हम देखेंगे। ये चैप्टर 7 होगा, अध्याय 7, हाशियाकरण की समझ। हाशिए पे कौन है, परिधि पे कौन है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट डे लेंगे, कर लेंगे। आज बस यहीं तक। कृपया साथियों इसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मानता हूं कि वॉइस संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन जल्द इसको दूर कर लिया जाएगा। इसे कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।